नमस्कार। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण टॉपिक सैमुअल पी हंटिंगटन के सभ्यताओं के संघर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक पे चर्चा करने से पहले मैं सैमुअल पी हंटिंगटन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सैमुअल पी हंटिंगटन अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक, सलाहकार और एकेडमिक थे। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 50 साल से ज़्यादा समय बिताए, जहां वे हार्वर्ड के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स के निदेशक और प्रोफेसर थे। उनकी एक विवादास्पद पुस्तक थी हु आर वी द चैलेंजेस टू अमेरिकाज। इस पुस्तक ने अमेरिका से आह्वान किया गया था कि वह इस्लामी प्रवासियों के खतरों से अपने आप को बचाने के लिए प्रोटेस्टेंट धर्मों को अपनाएं और इन प्रवासियों को अंग्रेजी भाषा अपनाने के लिए बाध्य करें। उन्हें डर था कि ऐसा न करने पर अमेरिका भविष्य में दो गुटों में बंट सकता है। उनका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन था, जिसे उन्हें 1993 में दिया था। यह शीत युद्ध की समाप्ति के बाद नई विश्व व्यवस्था के संदर्भ में था। उन्होंने तर्क दिया था कि भविष्य के युद्ध देशों के बीच नहीं बल्कि संस्कृतियों के बीच लड़े जाएंगे, और यह भी बताया था कि इस्लामी चरमपंथ विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। पी हंटिंगटन को नागरिक सैन्य संबंधों, राजनीतिक विकास और तुलनात्मक प्रशासन पर अमेरिकी विचारों को आकार देने में मदद करने का श्रेय दिया जाता है। यह टॉपिक एमए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम सभ्यताओं के संघर्ष पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सभ्यताओं का संघर्ष, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिक विचारक सैमुअल पी हंटिंगटन द्वारा प्रतिपादित महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका सार तत्व यह है कि शीत युद्ध के बाद संसार में राष्ट्रों के बीच संघर्ष का मूल कारण विचारधाराओं के मतभेद के बजाय सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक एवं धार्मिक होगा। विचारधाराओं का एक मतभेद आप लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जब शीत युद्ध का दौर प्रारंभ हुआ, उस समय पूरा विश्व दो गुट में विभाजित था। एक तरफ अमेरिका था जो पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था, और दूसरी तरफ यूएसएसआर था जो साम्यवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था। 1993 में फॉरेन अफेयर्स जर्नल में जब पी हंटिंगटन का लेख क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन प्रकाशित हुआ, तो पूरी दुनिया में इस पर बहस प्रारंभ हो गई। हंटिंगटन ने इसमें तर्क दिया था कि प्रारंभ में राष्ट्रों के बीच प्रारंभिक रूप में संघर्ष हुआ, उसके बाद विश्व में विचारधाराओं के बीच टकराव देखा गया, और आने वाले समय में यह संघर्ष सभ्यताओं के बीच होगा। बाद में इस धारणा का विस्तृत वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर में किया। हंटिंगटन के अनुसार शीत युद्ध के बाद की सबसे अधिक और हिंसक संघर्ष वैचारिक मतभेदों के बजाय सांस्कृतिक रूप में होगा। चूँकि शीत युद्ध का संघर्ष एक वैचारिक संघर्ष था जो विचारधारा के आधार पर पूंजीवादी पश्चिम, अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे बताया, पूंजीवादी पश्चिम जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था,
और साम्यवादी पूर्व के मध्य लड़ा गया, जिसका नेतृत्व जो है यूएसएसआर कर रहा था। अपने विश्लेषण में हंटिंगटन ने 8 सभ्यताओं की चर्चा की है जो एक दूसरे से सांस्कृतिक आधार पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे 8 सभ्यताएं जिनका नेतृत्व करता है, पहला पश्चिमी, दूसरा चीन, तीसरा इस्लामिक, चौथा रूढ़वादी ईसाई, पांचवा लैटिन अमेरिका, छठवां जापानी, सातवां हिंदू और आठवां अफ्रीकी। हंटिंगटन ने स्पष्ट किया कि वह दौर समाप्त हो चुका है जब राज्यों को सार्वभौमिक मानकर चिंतन किया जाता था और उसी के अनुरूप नीतियां बनाई जाती थी। वर्तमान में चल रहे घटनाक्रम को समझने के लिए रणनीतिकारों और विशेषज्ञों को विभिन्न संस्कृतियों में चल रहे द्वंद्व को समझना और उनका सम्यक विश्लेषण करना जरूरी है। तभी पश्चिमी राष्ट्र अपनी शक्ति और प्रभुता बनाए रख सकते हैं। हंटिंगटन ने सभ्यताओं के संघर्ष की धारणा में यह भी विचार प्रतिपादित किया कि विचारधाराओं के अंत के बाद अब संघर्ष का कारण सांस्कृतिक हो गया है और विभिन्न संस्कृतियां अपनी सांस्कृतिक पहचान को स्थापित करने की पुरजोर कोशिश करेंगे और इसी के आधार पर हम आगामी विश्व और विश्व व्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं कि उनका स्वरूप क्या होगा। शीत युद्ध के बाद विश्व एक नए युग में प्रवेश कर चुका था। आइए अब हम देख लेते हैं कि जो 8 सभ्यताओं की चर्चा पी हंटिंगटन ने की है, उनका प्रतिनिधित्व करता देश कौन से हो सकते हैं, कौन कौन उसमें सम्मिलित हो सकते हैं या हैं, जो जिसके बारे में पी हंटिंगटन ने चर्चा किया है। उसमें पहला पश्चिमी सभ्यता का प्रतिनिधित्व अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोप आदि करेंगे। दूसरा चीनी सभ्यता, जिसमें चीन, कोरिया, ताइवान, वियतनाम है। तीसरा इस्लामिक सभ्यता, जिसमें ग्रेटर मिडिल ईस्ट, पश्चिमी अफ्रीका, ब्रुनेई, ईरान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया और मालदीव हैं। चौथा है रूढ़िवादी ईसाई, जिसमें रूस, बुल्गारिया, साइप्रस, ग्रीस, रोमानिया है। पांचवा लैटिन अमेरिका, जिसमें सेंट्रल अमेरिकी देश, दक्षिणी अमेरिका, गुयाना, सूरीनाम को छोड़कर क्यूबा और मेक्सिको हैं। छठवां जापानी सभ्यता, जिनका प्रतिनिधित्व जापान करेगा। सातवां हिंदू सभ्यता में भारत है, भूटान है, नेपाल है। और आठवां अफ्रीकी सभ्यता, इसमें है सब सहारा अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, केप वर्डे, घाना, आइवरी कोस्ट। इसके अतिरिक्त पी हंटिंगटन कहते हैं कि प्रत्येक सभ्यता के अंतर्गत एक कोर स्टेट होगा जो उस सभ्यता के महत्वपूर्ण लक्षणों का प्रतिनिधित्व करेगा। वह एक परमाणु संपन्न शक्तिशाली राष्ट्र होगा। इन सभ्यताओं के नेतृत्वकर्ताओं का उद्देश्य मुख्य रूप से अपनी संस्कृति तथा विशेषताओं को अन्य संस्कृतियों पर हावी करना होगा और इसमें सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष इस्लामिक और पश्चिमी सभ्यता के बीच होगा। सभ्यताओं के टकराव के कारणों में मुख्य रूप से इतिहास, भाषा, संस्कृति, परंपरा, मान्यता और धर्म होगा और यह अंतर शताब्दियों में विकसित हुए हैं, जिसे इतनी जल्दी ये समाप्त नहीं होंगे। साथ ही पश्चिमी सभ्यता के मूल्यों, आर्थिक संपन्नता के कारण भी अन्य सभ्यताएं इसे संतुलित करने का प्रयास करेंगी। हालांकि अन्य विचारकों और विश्लेषकों ने हंटिंगटन की इस अवधारणा की आलोचना भी की है। कुछ विचारकों का मानना है कि वर्तमान भूमंडलीकरण के दौर में किसी प्रकार की सांस्कृतिक सीमा रेखा में बंटवारा नहीं किया जा सकता और सभ्यताओं का संघर्ष एक भ्रामक सिद्धांत है।
वर्तमान में सभ्यताओं में संवाद, डायलॉग एमंग सिविलाइजेशन की बात की जा रही है। ईरान ने के उस 2001 में जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने वैश्विक स्तर पर इस बात को उठाया था और यूएनओ ने 2001 में सभ्यताओं के संवाद का वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा भी की थी। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कुछ कमियां नज़र आती हैं, कुछ आपको जानना है, कुछ पूछना है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।